डियर स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में अपन ने फ्री कंसेंट स्वतंत्र सहमति भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 14 और उस स्वतंत्र सहमति की जो परिभाषा पढ़ रहे थे तो उसमें आया था कि सेक्शन 13 में जो सहमति दी है वो स्वतंत्र है कि नहीं है, उसको जांचने के लिए 5 बिंदु 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 तो अपन ने लास्ट सेशन के अंदर उत्पीड़न की बात की थी, जोर जबरदस्ती, कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से जोर जबरदस्ती करके, दबाव डाल करके, धमकी दे करके, मारपीट करके, उत्पीड़न करके अगर उससे सहमति लेता है तो वो स्वतंत्र सहमति नहीं है और वो धारा 19 के तहत व्यर्थनीय है। आज अपन बात करेंगे उसी स्वतंत्र सहमति के लिए कि एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को जो सहमति दी गई है वो स्वतंत्र है या नहीं है। तो उसका एक दूसरा पहलू है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनुबंध अधिनियम, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 16 में एक प्रोविजन है कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को प्रभावित करके, प्रभावित का मतलब होता है इन्फ्लुएंस करके। इन्फ्लुएंस भी कैसा? अनड्यू, अवांछित, अनुचित, असम्यक, उसका प्रयोग करके तो उसने सहमति नहीं ली है। ये भी जांचना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं है, उसने अपने प्रभाव का प्रयोग, अवांछित या अनुचित प्रभाव का प्रयोग नहीं करते हुए सहमति दी है तो स्वतंत्र सहमति है। लेकिन अगर उसने, एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार को अनुचित रूप से प्रभावित किया है और प्रभावित करके सहमति ली है तो स्वतंत्र सहमति नहीं है। तो इसको जांचने के लिए, इस पहलू को समझने के लिए भारतीय अनुबंध अधिनियम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 16 में प्रोविजन है। तो सेक्शन 16 क्या कहता है? सेक्शन 16 कहता है कि कोई अनुबंध अनुचित प्रभाव द्वारा प्रेरित तब कहा जाता है जबकि पक्षकारों के मध्य ऐसे संबंध है कि उनमें से एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में हो तथा वह उस स्थिति का दूसरे पक्षकार से अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयोग करता हो। ये डेफिनेशन है। इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित होना। अपन जीवन में बहुत सारे लोगों से प्रभावित होते हैं, अपन उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं। कुछ बचपन से जब अपन प्राइमरी स्कूल से पढ़ रहे होते हैं, प्राइमरी से मिडिल स्कूल में आते हैं, सेकेंडरी में आते हैं, सीनियर सेकेंडरी में आते हैं, फिर कॉलेज में आ जाते हैं, तो अपना जो आरंभिक शैक्षणिक जीवन है उसमें अपन कुछ अध्यापकों से, कुछ टीचर्स से इन्फ्लुएंस होते हैं, यानी हमें बहुत अच्छे लगते हैं वो। जब हम टीनेज में होते हैं तो हमें फिल्मी दुनिया की सेलिब्रिटीज से हम प्रभावित होते हैं। हम उनकी तरह कपड़े पहनते हैं, उनकी तरह बाल बनाते हैं, उनकी तरह चलने की कोशिश करते हैं, उनकी तरह डायलॉग बोलने की कोशिश करते हैं, उनकी तरह गाना गाने की कोशिश करते हैं। दैट्स एन इन्फ्लुएंस। मेरे जीवन में उस व्यक्ति का इतना प्रभाव है कि जैसे वो करता है वैसे मैं करता हूँ, जैसे वो कहता है वैसे मैं करता हूँ। दैट्स एन इन्फ्लुएंस। हम राजनीति में बहुत सारे नेताओं से प्रभावित होते हैं। नेताजी कहते हैं कि वोट दो, दे देते हैं। नेताजी कहते हैं आज आंदोलन करेंगे, हम सड़कों पे उतर जाते हैं। नेताजी कहते हैं तोड़ फोड़ करो, हम तोड़ फोड़ कर देते हैं। हम अपना विवेक काम में नहीं लेते, नेताजी ने कहा है हमको करना है। ये इन्फ्लुएंस है। हम प्रभावित होते हैं, यानी
हमारा सोचने का जो तरीका है, सोचने का जो नियंत्रण है, वो अगला व्यक्ति अपने रिमोट से नियंत्रित करता है। अब यदि इस रिमोट का उपयोग वो हमारे फायदे के लिए करता है, चूंकि हम उससे प्रभावित हैं, और एक टीचर हमें ये कहता है कि सुबह जल्दी उठ करके ट्रैक पर दौड़ने के लिए आओ, व्यायाम करने के लिए आओ, खेल के मैदान में आओ, और हम खेलने जाते हैं, दौड़ लगाने जाते हैं, किसका भला हो रहा है? मेरा भला हो रहा है। यानी हम शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, मेरा भला हो रहा है। गुरुजी कहते हैं कि तुम पढ़ाई करो, ये अंग्रेजी पढ़ो, ये मैथ्स पढ़ो, ये जीके पढ़ो, ये न्यूज़पेपर पढ़ो, ये मैगजीन पढ़ो। चूंकि गुरुजी ने कहा इसलिए हम करते हैं। किसका भला हो रहा है? मेरा। गुरुजी ने अपना प्रभाव कैसे काम में लिया? उचित प्रभाव काम में लिया, एप्रोप्रिएट। नेता लोग हैं, नेता लोग कहते हैं भाई समाज में गरीबों की सेवा करो, दलित वर्ग की सेवा करो, उनकी रक्षा करो। कोई सामाजिक आंदोलनों से जुड़ा हुआ कोई नेता है, सामाजिक कार्यकर्ता, उनसे प्रभावित होते हैं, वो कहते हैं कि पेड़ लगाओ, पशु पक्षियों का ध्यान रखो, जल संरक्षण करो। हम वो काम करते हैं, उनके कहने से हम काम करते हैं। उन्होंने अपना प्रभाव किसके लिए काम में लिया? जनहित के लिए काम में लिया, पर्यावरण के लिए काम में लिया। कैसा है उसका प्रयोग? उचित है, ड्यू, एप्रोप्रिएट यूज किया उन्होंने अपने इन्फ्लुएंस का। गांधी जी देश की स्वतंत्रता के लिए जब आज़ादी के लिए आंदोलन करते थे, सवज्ञा आंदोलन हो, चाहे नमक सत्याग्रह हो, चाहे कैसा भी हो, उनकी एक आवाज़ पर लाखों नागरिक आंदोलन से जुड़ जाते थे। गांधी जी का प्रभाव था। उस प्रभाव का उपयोग उन्होंने किसके लिए किया? राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए। उचित प्रभाव था। तो प्रभाव जिस व्यक्ति का किसी एक पर या एक से ज्यादा समुदाय विशेष पर या वर्ग विशेष पे या आम जनता पर है, और वो उसका उपयोग अपने लिए नहीं करके सभी के व्यक्तियों के विकास के लिए करता है, अपने अनुयायियों के लिए करता है, अपने फॉलोअर्स के लिए करता है, दैट्स एन एप्रोप्रिएट यूज। जब इन्फ्लुएंस वर्ड आता है तो इन्फ्लुएंस वर्ड के आगे पीछे दो शब्द हैं, लीडर और फॉलोअर। मैनेजमेंट में जब आप लीडरशिप पढ़ोगे तो लीडरशिप में बेसिक क्वालिटी लीडरशिप और कैसे क्रिएट होती है कि यू मस्ट हैव ए इन्फ्लुएंस कैपेसिटी। आपके अंदर लोगों को प्रभावित करने की क्षमता होनी चाहिए, तब आप लीडर बनते हैं। तो इन्फ्लुएंस, प्रभावित करना, और वो अच्छे उद्देश्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए, अनुयायियों के हित के लिए, जनता के हित के लिए, समाज के हित के लिए, पर्यावरण के लिए, राष्ट्र के लिए उचित है। लेकिन आप न उसका प्रभाव का प्रयोग स्वार्थ के लिए करते हो, अपने हित के लिए करते हो, दूसरे का अहित करते हुए, दूसरे का शोषण करते हुए, दूसरे को नुकसान पहुंचा करके खुद को फायदा पहुंचाने के लिए, दूसरे को दुख दे करके खुद का सुख पैदा करने के लिए अगर आपने अपने प्रभाव का उपयोग किया है, दूसरे को हानि पहुंचाकर खुद का लाभ प्राप्त करने के लिए आपने ऐसा किया है, तो वो प्रभाव कैसा है? अनफेयर है, अनुचित है। तो अनुचित प्रभाव, क्योंकि लीडर का कहना मानते हैं फॉलोअर, एक गुरुजी का कहना मानता है शिष्य, समाज में, परिवार में बड़े बुजुर्गों का कहना बच्चे मानते हैं, लेकिन उसका उपयोग अगर ये पक्षकार यानी गुरुजी हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिभावक हो, चाहे कोई भी पक्षकार है,
वो अपने प्रभाव का अपने हित के लिए प्रयोग करता है, और अपने हित के लिए प्रयोग करते समय अपने शिष्य या अपने बच्चों या अपने अनुयायियों को नुकसान होता है, उनको घाटा होता है, उनके साथ शोषण होता है, उनका पीड़ा उत्पन्न होती है, तो वो अनुचित कहलाता है। कई बार हमको ध्यान भी पड़ता है और कई बार ध्यान नहीं पड़ता है। अपन छोटे होते हैं, गुरुजी ने कहा है करना है, उसमें अपन ने कभी भी हित और अहित सोचा ही नहीं। गुरुजी ने कहा है तो करेंगे, नेताजी ने कहा है तो करेंगे, अभिभावक ने कहा है तो करेंगे, माँ पिताजी ने कहा है तो करेंगे। जिससे भी अपन प्रभावित हैं, वो जो कहते हैं अपन बिना अपना हित अहित लाभ अलाभ सोचे अपन कर लेते हैं कि नहीं, इन्होंने कहा है तो निश्चित रूप से कुछ होगा। लेकिन कई बार ध्यान होते हुए भी कि मेरा अहित हो रहा है, मेरी मजबूरी का फायदा अगला व्यक्ति उठाता है, तो उसको नृशंस व्यवहार कहते हैं, जिसमें हम अपने अंतःकरण का गला घोंट करके अंतःकरण को आघात पहुंचता है, कॉन्शियसनेस पर चोट पहुंचती है, फिर भी मजबूरी के कारण अपन ऐसा करते हैं, उसको हम बोलते हैं नृशंस व्यवहार। आगे बात करेंगे इस पे। तो इन्फ्लुएंस, डोमिनेंट पोजीशन, तो अभी तक जो मैंने बातें की इन्फ्लुएंस की, वो तो स्वयं के व्यवहार के कारण हुआ, चाहे वो नेता है, चाहे वो गुरु है, चाहे वो टीचर है, चाहे अपने अभिभावक है। लेकिन कई बार आप औपचारिक संगठनों के अंदर पद पर आसीन होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, तब भी आपके पास अधिकार होते हैं, आप अधिकारी होते हैं, और आपके अंडर में, आपके नीचे, आपके अधीन काम करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, जिनको आप सामान्य तौर से नौकर कहते हैं। तो अधिकारी के अधीन काम करने वाला नौकर, या उसको सभ्य भाषा में कहें तो अधीनस्थ, सबऑर्डिनेट। तो जब अधिकारी अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारी या नौकर या अधीनस्थ को कुछ करने के लिए कहता है, और वो उसका मना नहीं कर पाता है या मना नहीं करता है कि अधिकारी जी ने कहा है तो ठीक ही होगा, अधिकारी को मना नहीं किया जा सकता, तो अधिकारी भी अपने प्रभाव का उपयोग करता है, और उस प्रभाव का उपयोग स्वयं के हित के लिए करता है और दूसरे का अहित होता है, तो वो अनुचित प्रभाव है। डोमिनेंट पोजीशन का उपयोग एप्रोप्रिएट नहीं करके स्वयं के लिए करना, वो अनड्यू इन्फ्लुएंस कहलाता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये धारा 16(1) में दी हुई परिभाषा अच्छी से समझ में आ गई होगी कि जब पक्षकारों के बीच में संबंध होता है और वो संबंध एक दूसरे को प्रभावित करता है, अधिशासित करता है, इच्छा को प्रभावित करता है या डोमिनेट करता है, और वो उस स्थिति का, उस डोमिनेट पोजीशन का, उस इन्फ्लुएंस पोजीशन का उपयोग अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए करता है, तो उसको अनुचित व्यवहार कहते हैं, अनुचित प्रभाव कहते हैं। तो इस परिभाषा का जब अपन ठीक से व्याख्या करते हैं, तो अनुचित प्रभाव से प्रेरित स्वीकृति या सहमति या वो ठहराव कब कहा जाता है? जब पक्षकारों के मध्य, पक्षकार कौन से? प्रस्तावक और स्वीकृति देने वाला, प्रस्ताव ग्रहीता, स्वीकृति देने वाला, स्वीकृतिकर्ता, इन दोनों के बीच में पहले से संबंध, एक दूसरे से अनजान नहीं है, अननोन नहीं है, स्ट्रेंजर्स नहीं है, वेल इंटीमेटेड है, वेल इन्फॉर्म्ड है, वेल नोन है,
एक दूसरे को भली भांति जानते हैं, पहले से परिचित हैं, अनजान नहीं है, सबसे पहली कंडीशन है। नंबर 2, जो पहचान है वो भी सामान्य पहचान नहीं है, एक दूसरे के साथ में घनिष्ठता, निकटता वाला संबंध है, गुरु शिष्य का संबंध है, पिता पुत्र या पुत्री का संबंध है, घनिष्ठ मित्र है, अधिकारी और नौकर का संबंध है, अधीनस्थ का संबंध है, नेता और अनुयायी का संबंध है, सामाजिक आंदोलन करने वाले आंदोलनकर्ता और उसके कार्यकर्ता का संबंध है, घनिष्ठता और निकटता वाला संबंध है, सामान्य संबंध नहीं है, आमजन का संबंध नहीं है। और वो संबंध भी कैसा है, एक दूसरे की इच्छा को प्रभावित करने वाला है, एक दूसरे की इच्छा को प्रभावित करने वाला है, डोमिनेट पोजीशन वाला रिश्ता है। और एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा का दुरुपयोग करता है, यानी अपने प्रभाव का दुरुपयोग करता है, या प्रयोग जिसको बोलते हैं, संबंध का प्रयोग अनुचित लाभ के लिए करता है। तो ऐसे जो सहमति मिली है, ऐसी जो स्वीकृति मिली है, वो स्वतंत्र सहमति नहीं है। जो इसके इसेंशियल एलिमेंट्स हैं सेक्शन 16 के, भारतीय अनुबंध अधिनियम धारा 16 के जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं जिससे अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रूव होता है, उसमें 3-4 बातें आवश्यक रूप से होनी चाहिए। नंबर 1, पक्षकारों के बीच संबंध होना चाहिए। अभी मैंने आपसे कहा, किसी भी अनुबंध को अनुचित प्रभाव द्वारा तभी प्रेरित कहा जा सकता है जब अनुबंध करने वाले पक्षकारों के बीच में संबंध हो, रिलेशन हो पहले से। यदि वो एक दूसरे से अपरिचित या असंबंधित हैं, स्ट्रेंजर है, तो उनके मध्य उत्पन्न होने वाला अनुबंध कभी भी अनड्यू इन्फ्लुएंस से उत्पन्न अनुबंध नहीं कहा जाएगा। अपन सामान्य रूप में किसी दुकान पर खरीदने जाते हैं, बेचने जाते हैं, दुकानदार और अपन एक दूसरे को जानते नहीं हैं, तो अपने को प्रभावित थोड़ी करेगा। लेकिन जहाँ खरीदारी करने गए, वो कोई रिश्तेदार है, पहले से परिचित है, कोई गुरुजी की दुकान है या कुछ और है, या मैं बेचने वाला हूं और गुरुजी माल खरीदने आ गए, तो अनुचित प्रभाव का उपयोग संभव है। लेकिन अननोन स्ट्रेंजर्स पार्टीज के बीच में अनड्यू इन्फ्लुएंस का उपयोग नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक दूसरे को जानते ही नहीं है। जब जानते नहीं है तो एक दूसरे के बीच में कोई घनिष्ठता और निकटता है ही नहीं, और जब निकटता नहीं है तो एक दूसरे की इच्छा पर कौन डोमिनेट हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। दूसरा, संबंध होना ही पर्याप्त नहीं है। संबंध होने के साथ साथ निकटता, घनिष्ठता, एक दूसरे की इच्छा के ऊपर प्रभाव डालने की स्थिति में होना चाहिए, इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में हो। केवल संबंध होना पर्याप्त नहीं है, वरन संबंध ऐसे होने चाहिए कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा शक्ति को प्रभावित करने की स्थिति में हो। क्लास में आप बहुत सारे लड़के लड़कियां पढ़ती है, एक दूसरे के साथ आप कॉलेज आते हो, जाते हो, क्लास में साथ बैठते हो, कैंटीन में साथ चाय पीते हो, सामान्य रूप से आते हो और जाते हो। क्या भाई क्लासमेट है, कभी वो नहीं आया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो साथ चला, साथ चली, नहीं चली, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एक बचपन से साथ पढ़ रहा है, जिसको अपन कहते हैं बाल गोटिया है, घनिष्ठ मित्र है, वो कहता है चाय पीने चलो, दूसरा आपका मित्र कहता नहीं आज नहीं चलेंगे, मूड नहीं है, वो कहता नहीं मैं तो जा रहा हूं, मेरे बिना पिलेगा तू चाय? तो वो भी बैठ जाता है, यार ये नहीं पी रहा तो मैं भी क्या पीऊंगा।
ये इच्छा को प्रभावित कर रहा है। आपकी चाय पीने की इच्छा थी, कैंटीन में जाके नाश्ता करने की इच्छा थी, लेकिन दूसरा जो आपके साथ वाला दोस्त है उसने मना कर दिया और उसने कहा मेरे बिना तू चाय पी लेगा क्या, और आपने अपनी इच्छा को समाप्त कर दिया। ये प्रभावित कर रहा है, प्रभावित करने की स्थिति में। तो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 16(2) में ये स्पष्ट किया गया है कि निम्न 3 परिस्थितियों में भी मैं ही ये माना जाएगा कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा शक्ति को, विल को, आपकी डिजायर को प्रभावित करने की स्थिति में है। ये 3 प्रकार की स्थितियां हैं। पहला, रियल और एपीरेंट अथॉरिटी, स्पष्ट या दृश्यमान अधिकार उसके पास में हो। दूसरा, दोनों पक्षकारों के बीच में ट्रस्ट, फेथ, विश्वास आश्रित संबंध है। और तीसरा, व्यक्ति मेंटली इतना डिस्टर्ब है, मेंटली इतना स्ट्रेस में है, पजल्ड है कि आप जो कहो वो मानने को तैयार है। तो ये जो धारा 16(2) में 3 बातें कही है, उसमें जो पहला है रियल और एपीरेंट अथॉरिटी, यानी आप किसी व्यक्ति से प्रभावित इसलिए होते हैं कि उस व्यक्ति के पास में वास्तव में कुछ अधिकार है, और अगर उसने अपने अधिकारों का प्रयोग कर लिया तो वो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत सिंपल इलस्ट्रेशन दे रहा हूं। आजकल 2 व्हीलर पर हेलमेट पहनना अनिवार्य है। 2 व्हीलर पर 2 से ज़्यादा सवारी नहीं बिठा सकते। अपन चलते हैं स्कूल से या कॉलेज से, मोटरसाइकिल पर 3 दोस्त एक साथ बैठ करके जा रहे हैं और दूर चौराहे पर दिखता है एक पुलिस वाला खड़ा है ड्रेस पहने हुए। क्या करते हैं आप? क्रॉस कर लेते हैं क्या उस पुलिस वाले को? नहीं करते हैं। आप तुरंत गाड़ी धीरे करते हो और पास में जो गली दिखाई देती है उस गली में से गाड़ी निकालते हुए कहीं डेस्टिनेशन पर पहुंचते हो या वापस घूम करके घर आ जाते हो। क्यों? आपको पुलिस की ड्रेस में खड़ा आदमी दिख रहा है, उसके पास में अधिकार है, वो भी रोक देगा, पेनल्टी लगाएगा, चालान काट देगा। दिख रही है ना? तो जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार पर स्पष्ट, वास्तविक या दृश्यमान सत्ता रखता है, तो ऐसा अधिकार रखने वाला जो पक्षकार है वो दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में होता है। आयकर अधिकारी, इनकम टैक्स ऑफिसर, जो टैक्स पे करने वाला टैक्स पेयर है, टैक्स की कैलकुलेशन करता है, उसके द्वारा भरा गया रिटर्न चेक करता है, कमी बेसी निकालता है। तो जो टैक्स पेयर है वो डरता है इनकम टैक्स ऑफिसर से कि कहीं अभी पेनल्टी लग जाएगी, कुछ टैक्स में कमी निकाल देगा, इनकम की कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी निकाल देगा, टैक्स बढ़ा देगा, पिछले 2-3 सालों का वापस रिव्यू कर लेगा, कोई इंक्वायरी खड़ी कर देगा। डरता है ना? टैक्स पेयर हमेशा डरता है, चाहे वो पर्सनल टैक्स पेयर है चाहे वो कॉमर्शियल टैक्स पेयर है। एक मजिस्ट्रेट और क्रिमिनल, दंड नायक और अपराधी, एक जमींदार और किसान, कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर और बिजनेसमैन, पुलिस ऑफिसर एंड अभियुक्त, जेलर और सजा याफ्ता व्यक्ति, अधिकारी और अधीनस्थ। ये ऐसे संबंध हैं जिसमें ये सभी ऑफिसर्स कैटेगरी के लोग अपने अधीन या अपने सामने वाले पक्षकार की ऊपर प्रभाव करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए अगला व्यक्ति हाथ जोड़ करके खड़ा रहता है, यस सर, जो आप कहोगे कर लूँगा। आपकी इच्छा है या नहीं है, अगले ने कहा है अपने को करना है, तो वो अपनी पोजीशन का अनड्यू एडवांटेज ले रहा है।
अनुचित फायदा ले रहा है। तो जिसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा शक्ति को प्रभावित करने की स्थिति में होता है और ऐसे पक्षकारों के मध्य उत्पन्न होने वाले अनुबंधों में अनुचित प्रभाव का प्रयोग हो सकता है। होगा जरूरी नहीं है, हो सकता है। एक कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर किसी दुकानदार पे जाता है, दुकान पे जाता है टीवी खरीदने के लिए या घड़ी खरीदने के लिए या आभूषण खरीदने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए। दुकानदार को पता चलता है कि साहब ये कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर है, सीटीओ साहब है, क्या है, वो बताता है साहब 50,000 रुपये का। मेरे को 50,000 में देगा, मैं तो 35,000 दूंगा, 35,000 में दे देना। और वो दे देता है, न चाहते हुए भी उसने उसकी सहमति दे दी कि ठीक है साहब ले जाओ 35,000 में। तो ये क्यों दिया उसने, हाँ क्यों भरी? उसको पता है ये सेल टैक्स ऑफिसर है, कल झंझट करेगा। तो वास्तविक या दृश्यमान सत्ता। दूसरा, दोनों पक्षकारों के बीच में जो संबंध विश्वास आश्रित है और उस विश्वास के कारण दूसरा पक्षकार हमेशा यही सोच करके चलता है कि मेरे भले के लिए किया जा रहा है और वो उसकी इच्छाओं का हमेशा आदर करता है, सम्मान करता है। इच्छा शक्ति को प्रभावित तभी कर सकता है वो जब अगला व्यक्ति उसकी इच्छाओं का हमेशा आदर करता है, सम्मान करता है कि नहीं उनकी इच्छा इसलिए करना है। तो ऐसे विश्वास आश्रित संबंध जो होते हैं, जैसे गुरु शिष्य के हैं तो शिष्य हमेशा गुरु की इच्छाओं का सम्मान करता है। बच्चे हैं अपने अभिभावक और माता पिता की इच्छाओं का सम्मान करता है। एक वकील और मुवक्किल, वकील और उसका क्लाइंट, तो क्लाइंट हमेशा वकील साहब की इच्छा का सम्मान करता है, क्योंकि उसको पता है मुझे मेरे मामले में ये कोर्ट में पैरवी करता है, ये मुझे न्याय दिलाएगा, ये मुझे लाभ दिलाएगा। उसकी इच्छाओं का सम्मान करता है, आदर करता है। एक डॉक्टर और पेशेंट का रिश्ता है, तो डॉक्टर चूंकि पेशेंट को बीमारी की हालत से बाहर लाता है, उसको शारीरिक रूप से स्वस्थ और बलिष्ठ बनाता है, उसको शारीरिक कष्ट से बाहर लाता है, वो डॉक्टर का सम्मान करता है, उसका आदर करता है, उसका मान रखता है। एक प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे का मान करते हैं, सम्मान करते हैं। नहीं उसने कहा है तो करना है, नहीं तो नाराज हो जाएगी। तो ऐसे पक्षकार विश्वास आश्रित संबंध हैं, इसको हम बोलते हैं फिड्यूसरी रिलेशन। और उसमें एक पक्षकार दूसरे पर विश्वास रख करके चलता है कि ये मेरा बुरा नहीं करेगा, मेरा हित सोचता है, मेरा हितैषी है, मेरा शुभेच्छु है, मेरा वेल विशर है। इन्होंने कहा है तो ठीक ही कहा होगा, इसमें कुछ मेरा भला होगा। तो इन संबंध वाले व्यक्तियों के बीच अनुबंध अनुचित प्रभाव से प्रेरित माना जा सकता है, नॉट नेसेसरीली बट हो सकता है। सभी ऐसा करते हैं ऐसा जरूरी नहीं। जब आप लॉ की किताबें पढ़ेंगे तो 2-4 केस में रेफरेंस में नीचे दे रहा हूँ, तो आप किताबों में दिए हुए उनको पढ़ें। मोदी बनाम कॉक्स है, मन्नू सिंह बनाम उमादत्त पांडे है, या दिलाराम बनाम शारदा का विवाद है। उसमें ये फिड्यूसरी रिलेशन के केस दिए हुए हैं, जिसमें एक आध्यात्मिक गुरु और उसका अनुयायी या उसका भक्त, डिसाइपल, स्पिरिचुअल गुरु एंड डिसाइपल, डॉक्टर एंड पेशेंट, पेरेंट्स एंड गार्जियन और माइनर, या पेरेंट्स एंड चाइल्ड्स, माता पिता पुत्र पुत्री, प्रेमी प्रेमिका, ये सारे संबंध उसमें आते हैं। मेंटल डिस्ट्रेस, जो व्यक्ति किसी कारण मानसिक रूप से कष्ट में है, मानसिक कष्ट, मेंटल डिस्ट्रेस, मानसिक कष्ट उम्र के कारण भी हो सकते हैं, वृद्ध होने के कारण। जिसको हम आज की तारीख में आज बहुत सारा
जब मेडिकल साइंस की बात करते हैं तो अल्जाइमर्स कहते हैं, भूलने की स्थिति। ये वो नहीं है। वृद्धावस्था में अल्जाइमर होता है, भूलने की, वो नहीं। तनाव है, मानसिक कष्ट है, दर्द है, अंदर पीड़ा है मानसिक, तो वो उम्र के कारण हो सकती है या कोई बीमारी के कारण हो सकती है। सिजोफ्रेनिया होती है एक बीमारी, या शारीरिक रूप से कमजोर हैं, दिव्यांग हैं, अपंगता है शरीर में, तो उसको लेकर के अपन व्यथित हैं, मेंटली परेशान है। तो जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश मानसिक व्यथा या कष्ट में होता है तो उसके मस्तिष्क को आसानी से प्रभावित करके उसका अनुचित लाभ उठाया जा सकता है। जब आदमी तनाव में होता है ना तो उसके हमदर्द बहुत बनते हैं, और वो कोई भी व्यक्ति जो उसके साथ सहानुभूति के साथ स्नेह से बात करता है तो उसको उस पर विश्वास हो जाता है और उसको लगता है ये मेरा भला कर देगा, और वो उसकी बात मानने लगता है। आदमी जब पीड़ा में होता है ना तो उसको जहाँ कहीं भी थोड़ी सी उम्मीद की किरण नजर आती है वो उसको भगवान की तरह मानता है। जैसे अंधेरा होता है तो अंधेरे में छोटा सा सुराग भी कहीं दिखाई दे जिसमें से लाइट आती है तो अपन तुरंत उस तरफ जाते हैं और आंख लगा कर देखते हैं बाहर क्या है। जब आदमी मानसिक रूप से तनाव में होता है तो वो भी जहाँ से भी उसको स्नेह मिलता है, हमदर्दी मिलती है, आसरा मिलता है, सहयोग मिलता है, वो उसके ऊपर विश्वास कर लेता है और लोग उसका मिसयूज कर लेते हैं। तो फिर ये एक व्यक्ति मानसिक व्यथा में तब कहा जाता है जबकि उसकी मानसिक क्षमता अस्थायी या स्थायी रूप से क्षीण हो गई हो, चाहे वो आयु के कारण हो, मस्तिष्क के कारण हो या शारीरिक बीमारी के कारण हो। ऐसे व्यक्तियों को आसानी से ऐसे संबंध में सहमति देने के लिए राजी किया जा सकता है। आगे ये एक साहूकारी ब्याज बटे का काम करने वाले जो लोग होते हैं जिसको अपन साहूकार कहते हैं, वो किस तरह से एक मजबूर व्यक्ति का फायदा उठाते हैं। गाँवों में आप जाकर के देखिए, जो साहूकारी ब्याज का धंधा करने वाले लोग हैं वो किस तरह से गरीब शोषित वर्ग का फायदा उठाते हैं। उनकी ज़मीनें गिरवी रख लेते हैं, उनसे ब्याज 10 की मिति का ब्याज लेते हैं, पैसे 10,000 उधार देते हैं, लिख 20,000 देते हैं, उनकी ज़मीन भी खा जाते हैं, उनकी फसल भी ले लेते हैं, उनका शारीरिक रूप से शोषण भी करते हैं। तो ये अनुचित प्रभाव है। तो अभी तक जो बात आई उसमें ये था कि दोनों पक्षकारों के बीच में संबंध होना चाहिए और संबंध भी एक दूसरे की इच्छा को प्रभावित करने वाला होना चाहिए। अब जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो ये है कि उसने उस स्थिति का अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया हो। संबंध तो है एक दूसरे के साथ और एक दूसरे की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में भी है, लेकिन उसने इसका प्रयोग किया कि नहीं किया। पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में तो है, लेकिन वो उस स्थिति का अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयोग करता है। यदि अनुबंध करने में एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने के लिए अपनी स्थिति का उपयोग नहीं करता है तो अनुबंध अनुचित प्रभाव द्वारा प्रेरित नहीं माना जाएगा। संबंध है, एक दूसरे की इच्छा को प्रभावित भी कर सकते हैं, लेकिन उसने ऐसा अगर नहीं किया है तो उसको अनावश्यक रूप से दोषित नहीं कह सकते। अनावश्यक रूप से उसको दोषपूर्ण कार्रवाई उसके विरुद्ध नहीं कर सकते अगर उसने इसका उपयोग नहीं किया है। और लास्ट है कि उसने ऐसा प्रयोग किया और उससे उसको अनुचित लाभ हुआ। अनुचित लाभ वास्तव में उठाया उसने। अनुचित प्रभाव से प्रेरित अनुबंध तभी माना जाएगा जबकि एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार से अनुचित लाभ प्राप्त कर लिया है
और किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का भय होने मात्र से अनुचित प्रभाव हुआ नहीं माना जा सकता। केवल भय होने से नहीं, वास्तव में उसको अनुचित लाभ मिला हो। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि एक CTO साहब किसी दुकान के यहाँ गए और टीवी के लिए या कोई इक्विपमेंट है उसकी उसने MRP 50,000 बताई, उसने कहा मैं तो 35,000 में दे दो, और उसने दे दी। आप एक तरह से तो कह सकते हैं उसने अपनी पोजीशन का उपयोग कर लिया और 35,000 में ले ली। लेकिन अगर बाद में ये पता चलता है कि उसका एक कोई करीबी मित्र था, उसके कोई करीबी रिश्तेदार थे, उसको भी उसने 35,000 में दिया, इसका मतलब उसने होलसेल प्राइस जो थी जिसमें उसने खुद का मुनाफा नहीं कमाया और उसने उसको 35,000 में दिया है। एक दोस्त को भी दिया है, अपनी एक रिश्ते में मिलने वाले भाई या भतीजे को भी दिया है, तो उसने वहाँ लाभ उठाया कहाँ? आपने बाकी लोगों को भी तो दिया ही है। हाँ, बाकी लोगों को भी आपने 50 की जगह 42 में दिया है, 45 में दिया और मुझे 35 में दिया, मेरी पोजीशन को ध्यान में रखते हुए, तो आप कह सकते हैं कि उसने अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी स्थिति का प्रयोग किया और उसने उसका फायदा उठाया। तो ये बातें एक अनुचित प्रभाव के लिए आवश्यक है। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिसको हम अनुचित प्रभाव के अंदर एक दूसरे की इच्छा को प्रभावित करने वाले रिश्ते नहीं मानते हैं। वो कौन कौन से हैं कि कुछ कोर्ट के ऐसे जजमेंट्स हैं, कुछ न्यायिक निर्णय ऐसे हैं जिसमें ये स्पष्ट होता है कि वो एक दूसरे की इच्छाओं को प्रभावित नहीं करते। देनदार और लेनदार जो एग्रीमेंट है, जो कंडीशन एंड टर्म एंड कंडीशंस है, उससे है मकान मालिक और किराएदार, प्रिंसिपल एंड एजेंट, मुखिया और प्रधान और एजेंट, और पति पत्नी समान अधिकार वाले लोग हैं, एक दूसरे की इच्छाओं को प्रभावित करने वाले नहीं हैं। पति पत्नी के अंदर एक ब्रैकेट में चीज़ लिखी है, पर्दा नशीन महिलाओं को छोड़ करके, जो पर्दे में रहने वाली औरतें हैं उनको छोड़ करके हम इसमें अनुचित प्रभाव की कल्पना नहीं कर सकते। हम यहाँ प्रिज्यूम करके नहीं कह सकते कि इसने उसकी इच्छा को प्रभावित किया होगा। क्यों? कि दोनों की यहाँ समान इच्छाएं हैं, समान कद है, पोजीशन आर सेम, कोई भी अपर और लोअर पोजीशन नहीं है। बाकी सब जगह पोजीशन कैसी थी? सुपीरियर सबऑर्डिनेट पोजीशन थी या अपर और लोअर पोजीशन थी, ऑफिसर और एम्प्लॉय, गुरु एंड डिसाइपल, एडवोकेट एंड क्लाइंट, टैक्स ऑफिसर एंड टैक्स पेई, पुलिस एंड क्रिमिनल। तो ये सब पोजीशंस कैसी थी? हायरार्की वाली थी, यानी वो उच्च अधिकारी वाले हैं और दूसरा पक्षकार उसके नीचे वाला है। लेकिन ये जो चारों पोजीशन है वो समान है, इक्वल हायरार्की है, इक्वल पोजीशंस पावर्स हैं, पति पत्नी के समान है, देनदार लेनदार समान है, प्रिंसिपल एंड एजेंट समान है, मकान मालिक किराएदार समान। इसलिए इनको हम प्रिज्यूम करके नहीं कर चल सकते कि एक दूसरे की इच्छा को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये धारा 16 की जो बात है इसको अपन यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आप थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लें, अपन फिर थोड़ी देर बाद बात करेंगे।